पता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टोरी को अगर समझना हो तो उसका ट्रेड देखिए। मतलब कौन सा सामान देश में आ रहा है और क्या यहाँ से बाहर जा रहा है। ये उस देश की तरक्की, उसकी ज़रूरतों और दुनिया में उसकी जगह की पूरी कहानी कह देता है। तो आज हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इसी 70 साल के शानदार सफ़र को समझने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस पैमाने से, उस स्केल से जिस पर भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बदला है। और जब आप ये आंकड़े देखेंगे तो समझेंगे कि ये बदलाव कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि ज़बरदस्त रहा है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 2021-22 में भारत का विदेशी व्यापार इस विशाल संख्या तक पहुंच गया। अब सोचिए 1950-51 में ये सिर्फ 1214 करोड़ रुपए था। मतलब ये उछाल वाकई में हैरान कर देने वाला है ना? अच्छा, तो इतनी बड़ी छलांग लगी कैसे? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं, जैसे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी, सरकार की पॉलिसीज का उदार होना और दुनिया भर में नए नए बाजारों की खोज। इन सब ने मिलकर इस ग्रोथ को एक जबरदस्त पुश दिया। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद अगर हम पूरी दुनिया के ट्रेड को एक बहुत बड़ा केक समझे तो उसमें भारत का हिस्सा करीब 1% का है। इससे ये पता चलता है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर तो है, लेकिन अभी भी आगे बढ़ने और उस केक का और बड़ा हिस्सा पाने का बहुत स्कोप है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत क्या खरीदता है और क्या बेचता है। इसे एक नेशनल शॉपिंग कार्ट की तरह सोचिए। पिछले 70 सालों में इस कार्ट में रखा सामान पूरी तरह से बदल गया है। देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। 1950 और 60 के दशक में जब देश खाने के अनाज की कमी से जूझ रहा था, हम मुख्य रूप से फूड ग्रेन्स और अपने इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी इंपोर्ट करते थे। और आज हमारी ज़रूरतें बिल्कुल अलग हैं। पेट्रोलियम, सोना, चांदी, कीमती पत्थर जो हमारी औद्योगिक और कंज्यूमर डिमांड को दिखाती हैं। और ये जो बदलाव आया ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1970s के दशक में आई हरित क्रांति। इसकी सफलता ने भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया और इसी एक घटना ने हमारे इंपोर्ट की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हम दुनिया को बेचते क्या हैं? ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 68% हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी बनी बनाई चीज़ों का है। ये भारत के एक इंडस्ट्रियल देश के तौर पर उभरने का सबसे बड़ा सबूत है। हम अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि तैयार प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार संतुलन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का रिश्ता कैसा है, क्योंकि ये देश की आर्थिक सेहत का एक बड़ा इंडिकेटर होता है। ठीक है, जरा इस ग्राफ को देखिए। ये स्लाइड अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये जो 2 लाइनें हैं, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को दिखा रही हैं। देख रहे हैं कैसे इंपोर्ट वाली लाइन जो ऊपर है, एक्सपोर्ट वाली लाइन से लगातार ऊपर ही रही हैं। समय के साथ इन दोनों के बीच का ये जो फासला बढ़ता जा रहा है, यही है व्यापार घाटा। तो ये ट्रेड बैलेंस होता क्या है? एकदम सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये एक देश के टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट की वैल्यू के बीच का फर्क है। और जब कोई देश बेचने से ज़्यादा खरीदता है तो ये बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं। जो कहानी ग्राफ ने दिखाई, ये टेबल उसी को नंबर्स में बयां कर रहा है। 2021-22 में देखिए, व्यापार घाटा 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। ये दिखाता है कि हमारी इंपोर्ट की ज़रूरतें हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। अभी तक हमने नंबर्स और डेटा की बात की। अब चलते हैं उन जगहों पर जहां ये सारा ट्रेड असल में होता है। भारत के विशाल बंदरगाह और हवाई अड्डे, जो सच में दुनिया के लिए हमारे गेटवे है। भारत को कुदरत से एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन यानी तटरेखा का तोहफा मिला है। और इस मैप पर देखिए, ये पूरी कोस्ट लाइन 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाहों से सजी हुई है। देश का ज्यादातर विदेशी व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। इनमें से कुछ तो अपने आप में ही खास हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा पोर्ट है और एक नेचुरल हार्बर भी। कांडला को खास तौर पर मुंबई पोर्ट का बोझ कम करने के लिए बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, तो वहीं चेन्नई पूर्वी तट के सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक है। और कोलकाता
तो सोचिए, समंदर से 128 किलोमीटर अंदर एक नदी पर बना हुआ पोर्ट है। तो ट्रेड के दो मेन रास्ते हैं, समंदर और हवा। वजन और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ज्यादातर व्यापार जहाजों से ही होता है, क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है। लेकिन जब बात कीमती सामान की हो या जल्दी खराब होने वाली चीजों की, जैसे दवाइयां या ताजे फल, तो उन्हें तेजी से पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आगे भारतीय ट्रेड का भविष्य कैसा दिखता है, देश के लक्ष्य क्या हैं और उन तक पहुंचने का प्लान क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। भारत का मकसद है कि अगले 5 सालों में इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी को डबल किया जाए। मतलब साफ है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। अब इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक साफ रणनीति पर काम हो रहा है। पहला कदम है इंपोर्ट को और उदार बनाना, मतलब चीजों को देश में लाना आसान करना। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, ताकि कच्चा माल सस्ता पड़े और हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया में कॉम्पिटिटिव हों। और तीसरा, लाइसेंस राज और मुश्किल कागजी कार्यवाही को खत्म करके प्रोसेस को आसान बनाना, ताकि व्यापार करना तेज और स्मूथ हो सके। और यहीं पर आकर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर रुकते हैं। एक तरफ भारत अपने एक्सपोर्ट को 2 गुना करने का एम्बिशियस टारगेट लेके चल रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा इंपोर्ट बिल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल ये है कि भारत इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। यही भारतीय व्यापार की कहानी की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।